Now we start some small topics like rigid body, motion of center of mass, radius of gyration, couple, center of gravity, and velocity of each point in rolling. क्लियर? तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसे हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे. फर्स्टली स्टार्ट रिजिड बॉडी, और इसका कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर स्टार्ट करने के टाइम पे भी डिस्कस किया था. फिर भी आज देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसे समझते हैं. सपोज दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट और इसके कुछ हमने पॉइंट नोट की, पॉइंट ए, बी एंड सी. अगर इस पे फोर्स लगाया जाए, ठीक है, तो ड्यू टू दैट फोर्स अगर इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है या रोटेट करने लगता है, तो उस ड्यूरेशन में सेपरेशन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो. समझ रही मेरी बात को? जैसे मैं कुछ ये कागज का टुकड़ा ले लूं, या चलिए यही है, मैं इसको एग्जांपल ले लूँ. इसमें मैं कोई पॉइंट मार्क करता हूँ लाइक दिस पॉइंट. एक ये दूसरा पॉइंट है, ये ए है एंड दिस इज बी. अब इस पे अगर जो मैं फोर्स लगाता हूँ ऐसे, देखो ये जो सेपरेशन है ए और बी के बीच में अभी जो है, मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो चेंज हो जाएगा. तो ये रिजिड बॉडी नहीं हुआ. क्लियर है? यानी फोर्स लगाएं और उनके बीच का सेपरेशन चेंज अगर हो जाता है तो वो रिजिड बॉडी नहीं है, और फोर्स अप्लाई करने से इनके मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता है तो वो रिजिड बॉडी होगा. क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है. जैसे स्केच पे इसमें कोई अलग अलग पॉइंट आप मार्क कर लो. सपोज दैट कोई ये अलग पॉइंट है, ये अलग है, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, जो भी लिखना है दिख रहा होगा आपको. अब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या इनके बीच के जो एक्चुअल सेपरेशन है वो चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज हो रहा है. जो अभी 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जो भी है, नहीं सोचो 3 सेंटीमीटर है, तो वो सेपरेशन चेंज नहीं होगा. मीन्स हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है. क्लियर है? तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है अबाउट द रिजिड बॉडी. ओके, तो आई होप हमने ये समझ लिया. अब बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. चलिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. यहाँ कॉन्सेप्ट है, एक टर्म आपको सीखना है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स on the system of particle is zero, on the system of particle is zero, then its center of mass is not affected. Then its center of mass is not being affected. अगर ऑब्जेक्ट पे या सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो जो सेंटर ऑफ मास का सिचुएशन होगा
कंडीशन होगा वो चेंज नहीं होगा। मीनिंग ये कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा। ठीक है। जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं उनके पोजीशन चेंज हो सकते हैं, बट जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होगा। अगर उसके पास इनिशियली कांस्टेंट वेलोसिटी था तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाता रहेगा। किसी यूनिक पाथ को फॉलो कर रहा था तो वो उसी पाथ को फॉलो करता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कब? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स और एक्ट नहीं हो। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए कि कोई प्रोजेक्टाइल है और पहले मैंने ऐसे बनाया, एक प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया, वो ऐसा पाथ फॉलो करके नीचे आता है। ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल था जिसको प्रोजेक्ट किया गया है और ये पाथ फॉलो करके नीचे आता है। आप ऐसा जूम करो कि एक सिचुएशन आया कि प्रोजेक्टाइल ये दो पार्ट में ब्रस्ट हो गया, इतना बड़ा था ये, और यहाँ आके ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट होने से कुछ एक टुकड़ा ऐसा चला गया छोटा वाला, और जैसा था पहले। ठीक है। ये ब्रस्ट हो गया। ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो पार्ट ये कुछ इस तरह से मूव करेंगे कि अभी भी इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यही होगा। इसी जो इनिशियल पाथ है उसी को फॉलो करेगा। दूसरा वाला यहाँ आएगा टुकड़ा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, सो दैट जो इनका सेंटर ऑफ मास है वो अफेक्ट नहीं हो। ठीक है। कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है। तो इस चीज को समझना है कि सोचिए कोई प्रोजेक्टाइल है, वो प्रोजेक्ट कर दिया गया है और ये खुद से ब्रस्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल इसके बनने 4-5 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, बट ये टुकड़े अलग अलग जा सकते हैं, लेकिन उन सबका जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो जो पहले पाथ फॉलो हो रहा था उसी को फॉलो करता हुआ चलेगा। मेरा ये मीनिंग था कहने का। ठीक है। और इस पे और एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखो, मैं ऐसा भी एग्जांपल ले सकता हूँ कि सपोज दैट एक बॉम्ब है और ये जो बॉम्ब है वो सडनली ये अपने आप ब्रस्ट हो रहा है, इसके लिए कोई अलग से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो बॉम्ब है वो सोचो ब्रस्ट हो जाता है, तो ब्रस्ट होने से कुछ ऐसे वेलोसिटी से जाएगी, इसकी कुछ वेलोसिटी मैंने लिया v1, ये जो टुकड़ा है वो है m1। ठीक है। और ये कुछ और वेलोसिटी से जाएगी, सोचो ये जो टुकड़ा है m2, इसकी वेलोसिटी है v2। तो अभी अगर जो इनका सेंटर ऑफ मास ये है तो भले ही ये टुकड़े दूर दूर जाने लगे, लेकिन जब इनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो यही पोजीशन आएगी, कोई अलग नहीं आएगा। और फॉर्मूला जो है सेंटर ऑफ मास निकालने का। ठीक है। और आप इससे अननोन को भी फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है। इनिशियली वो रेस्ट में था, तो जहां पे भी है वो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, वो वहीं रहेगा। ठीक है। ओके। अब आते हैं एक और छोटा सा टॉपिक। अभी हमने ये सीखा कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा सेंटर ऑफ मास अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। अगर वो कांस्टेंट कोई गिवन पाथ को फॉलो कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगाया गया है, तो भले ही वो ब्रस्ट हो जाए चाहे जो भी हो जाए, उसके भले ही 10,000 पार्टिकल हो जाए, लेकिन वो इस तरह से दूर दूर जाएंगे कि उनका सेंटर ऑफ मास इनिशियल कंडीशन को फॉलो करता रहे। ठीक है। चलिए।
एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। आइए मैं आपको ये सिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बताता हूँ। एक डिस्क है, मास m एंड रेडियस r। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? तो आंसर है I इज इक्वल टू, बताओ, mr² बाय 2। ये फार्मूला आपको सिखाया मैंने, आपको याद होना चाहिए। अभी पूछा जाएगा इस सिचुएशन में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये डिस्क का, तो आंसर है mr² बाय 2। इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब समझिएगा कॉन्सेप्ट। इस डिस्क को हमने क्या किए कि इतना कॉम्पैक्ट कर दिया, सोचो हथौड़ा से पीट पीट के इतना कॉम्पैक्ट कर दिया कि ये पॉइंट साइज बन गया। तो अब इस पॉइंट साइज जो मास बन गया इस डिस्क का, उसे इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे रखें सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले जितना ही हो। चलिए हमें नहीं पता, तो हमने जूम किया कि उसे इनिशियल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था उससे के डिस्टेंस पे रखा गया, और ऐसा करने से ये कितना को, यही सेम मास है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पहले के बराबर है, यानी कि अभी भी कितना ही है, आई है। तो आई इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर हो जाएगा। कोई पॉइंट पर्टिकुलर है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से के डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता था एम के स्क्वायर, या आर डिस्टेंस होता था एम आर स्क्वायर, के डिस्टेंस है तो एम के स्क्वायर। तो यही जो इफेक्टिव डिस्टेंस आया है जहां पे इस पूरे मास को शिफ्ट कर दिया जाए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे, तो इसी इफेक्टिव डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। एक फार्मूला सेट कर लेते हैं। मीन्स हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि हमें इस टोटल मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतने डिस्टेंस पे सेट कर दें या रख दें सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे। आइए, वो इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगा। अब क्या लिखूंगा कि जो एम के स्क्वायर आया है, आई की जगह पर अब क्या लिखूं, चलो यहीं से फार्मूले में निकाल लेता हूं। तो यहां से फार्मूला हो गया आपको कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय एम। यहाँ आई क्या है आपको पता हो, मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो डिस्क के लिए अगर मैं स्पेशली इस डिस्क के लिए पूछता कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या, आई बाय एम। बोले तो आई बोले तो व्हाट, एम आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय एम। सोल्व करेंगे तो आंसर होगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन के इज इक्वल टू आर अपॉन रूट 2। तो इस डिस्क के लिए इस सिचुएशन में रेडियस ऑफ गायरेशन होगा आर बाय रूट 2, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ डिस्क। ठीक है, मीन्स इस पूरे मास को अगर जो 1 kg का ये है तो पूरे 1 kg को एकदम पॉइंट साइज बना करके हमने जो इनिशियल अभी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे जो पहले इसका रेडियस था उसका अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है,
एक और मैं आपको क्लियरिटी के लिए बताता हूँ। सपोज दैट क्या ले लूँ, एक सॉलिड स्फीयर है, ये रोटेट कर रहा है, वही आर रेडियस में ले लेता हूँ, जनरली आर लेते हैं, अब मास है रेडिया क्या होगा इसका, आई इज इक्वल टू 2/3 m, है ना, 2/5 ना, सॉलिड है तो 2/5 mr स्क्वायर, ये 2/5 mr स्क्वायर है। या हॉलो ले लें, कोई ले लें, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी हो, 2/5 mr स्क्वायर। अब पूछा जा रहा है कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो आप तो बस एक फार्मूला रटो, क्या कि k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय एम। आई कितना बेटा बताओ, यहाँ आई कितना, जो पहले था 2/5 mr स्क्वायर बाय एम, एम से एम कैंसिल, कितना था, k इज इक्वल टू आर 2/5, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उसको डिवाइड कर दो कितना, m से, उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो ये आपको जनरल फार्मूला हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। और समझने के लिए, इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर टोटल मास ऑफ द पार्टिकल और सिस्टम इज बीइंग शिफ्टेड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम। ठीक है, आई होप आप ये समझे होंगे। और एक और हम लोग सीखते हैं कपल, इसको कपल ऑफ टॉर्क भी बोलते हैं ना, ऐसा सॉरी, टॉर्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स, ठीक है, या कपल मोमेंट बोलते हैं भी इसे। तो नाउ वी डिस्कस दिस स्मॉल टॉपिक कपल। हम लोग वेरी सिंपल वे में ट्राई करते हैं समझने की। एक रॉड है, दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड ये सेंटर पार्ट में पिवोटेड है, यानी इस पॉइंट के अबाउट, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। अब इस पे कोई फोर्स ऐसा लगाया जा रहा है, वन फोर्स लाइक दिस F and second force like this, it is also of F. देखना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करे, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, और ये बहुत ही आसान तरीके से दिखते हैं। यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ड्यू टू दिस फोर्स, जाहिर सी बात है कुछ ऐसा टॉर्क होगा, एंड दिस टॉर्क इज लाइक दिस। इसका सेंस क्या है, ये जो फोर्स टॉर्क इस पे अप्लाई होगा, ड्यू टू दिस फोर्स जो टॉर्क अप्लाई होगा, इसका सेंस क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब उसी तरीका से सोच के बताइए कि ड्यू टू दिस फोर्स जो इस रॉड पे टॉर्क लगेगा, उसका सेंस क्या होगा, तो आंसर है, बताओ मुझे, इट इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी दोनों जो टॉर्क होगा वो सेम सेंस में होगा। यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, हम सबके लिए इंडिविजुअली टॉर्क निकाल सकते हैं, तो ड्यू टू दिस फोर्स जो टॉर्क आया उसका भी सेंस है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका भी सेंस है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं
कि इस पे नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा। ओके, तो अगर मैं लिखता हूं कि ये सेंटर है, थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये हो गया d/2, टोटल डिस्टेंस d है, और ये भी हो जाएगा d/2, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ओके, सुना मेरी बात को ध्यान से। अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहे हों और ये दोनों कोलिनियर नहीं हो, क्या नहीं हो, कोलिनियर नहीं हो। कोलिनियर समझ रहे हैं ना, कि ये जो ऊपर का फोर्स है, जो नीचे का फोर्स है, वो एक ही लाइन पे, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो। यहां देखो लाइन ऑफ एक्शन अलग है, ये लाइन ऑफ एक्शन अलग है। देयर आर टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट बट नॉट passes through the same line, और ये बोल सकते हैं कि their line of action is not same. Two equal and opposite forces और दूसरा their line of action is not same, their line of action is not same. There are two forces acting on this rod, but their line of action is not same. Please keep it in mind. Their line of action is not same. देखिए ना, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये सेम लाइन पे नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है, वो इक्वल और अपोजिट है, इट इज राइट, बट वो एक ही लाइन पे नहीं एक्ट हो रहा है। तो ऐसा कपल ऑफ फोर्स जो इस पे टॉर्क लगाएगा, उसको बोलते हैं सिंपली कपल, या टॉर्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स, या कपल मोमेंट। सबसे में सिर्फ कपल से भी काम चला लेते हैं, और टॉर्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स या कपल मोमेंट भी बोलते हैं। ये होगा कितना, इस पे नेट टॉर्क कितना होगा, तो देखिए अब मैं कैलकुलेट करता हूं। मैं इसको ओ ले लूं, टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ, ठीक है। तो एक एक करके निकालते हैं। ड्यू टू दिस फोर्स कितना होगा, ये ए पॉइंट लिख दो, इसे बी लिख दो आसान बनाने के लिए थोड़ा। टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ ड्यू टू फोर्स एट ए पे जो फोर्स लग रहा है, क्या करें तो बताइए टॉर्क क्या हो जाएगा। मैं टाउ ए लिख देता हूं, ये डिस्टेंस dy/2 और फोर्स कितना था F, सेंस आपको पता ही है, थीटा यहाँ 90 हो जाएगा। चलिए, तो सेंस आपको क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू फोर्स एट बी। क्या लिखूंगा, टाउ और बी लिख दिया साथ में। यहां भी वही है dy/2 और कितना F, ठीक है। यहां भी जो सेंस होगा देख के बताइए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। नेट टॉर्क टाउ नेट, या बोले कपल की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो नेट टॉर्क आ गया dy/2 इंटू एफ प्लस dy/2 इंटू एफ। सोल्व करेंगे तो टाउ नेट की जो वैल्यू आएंगी वो हो जाएगा df, जहां इनकी नेट टॉर्क df, या कपल मोमेंट बोल सकते हैं इसको, कपल मोमेंट।
तो ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड सेपरेशन बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का क्या सेपरेशन है, और फोर्स का प्रोडक्ट कहलाता है कपल मोमेंट या बोले कपल। ठीक है, तो यहाँ जो नेट टॉर्क होगा, ये है क्या, नेट टॉर्क निकाले हमने। तो जो नेट टॉर्क होगा वो कितना होगा, तो दो फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट हैं और उनके बीच का सेपरेशन डी हो, टोटल क्या है ये डी है, तो जो कपल मोमेंट होगा वो डी इंटू एफ होगा। जब आप नोट्स बनाओगे तो इसे बिल्कुल तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि कपल क्या होता है, या बोले कपल मोमेंट क्या होता है ना। कॉन्सेप्ट आया कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहे हो, ठीक है, और दोनों कॉलिनियर नहीं हो, तो उस केस में जो टॉर्क होगा वो नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो दोनों के बीच का सेपरेशन, और ये जो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है तो कोई एक का मैग्नीट्यूड तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो इनके मैग्नीट्यूड और इनके बीच के सेपरेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो नेट टॉर्क होगा। सेंस हम बता सकते हैं कि उसका एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। ठीक है, दोनों ऐड क्यों होगा, क्योंकि जो दोनों पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उनके चलते जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उनका सेंस सेम था, इसलिए नेट टॉर्क निकालने के लिए हमने दोनों को ऐड कर दिया। अपोजिट सेंस होता तो बात ही अलग होती, तो कॉन्सेप्ट ही अलग है वो। तो आई होप आप ये छोटा सा टॉपिक कपल के बारे में समझे होंगे। ठीक है, ओके, नाउ वी डिस्कस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थोड़ा सा इसे भी फोकस करते हैं, रफ कर दें। तो आपको बस ये समझे कि समझना है कि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको अगर जो गिवन हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो, उनके बीच का सेपरेशन गिवन हो, तो आप नेट टॉर्क बता सकते हैं कितना होगा। ठीक है, फिर आप करते हैं। अब एक और टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, डिस्कस कर लेते हैं इसे। इट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बोले तो अगर लिख देता हूं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये कोई ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट है जहां पे हम एज्यूम कर सकें कि इसका जो mg है वो यहीं से पास हो रहा है, यानी वेट। किसी ऑब्जेक्ट में जिस पॉइंट पे हम ये एज्यूम करते हैं कि इसका वेट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या कहलाएगा, इट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी ये जो पॉइंट हुआ वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कुछ हद तक जो हम लोग समझ भी लेते हैं और अभी चल जाता है कि सर सेंटर ऑफ मास ही है क्या ये, नहीं? बच्चे पूछते हैं कि सर सेंटर ऑफ मास भी तो ऐसा ही होता था। जैसे ही आपसे पूछा जाए कि एक रॉड है, ऐसे रखो, और आप बताइए कि इसमें सेंटर ऑफ, सोचिए कि इसका लेंथ है l, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कि अगर A है ये B है तो मैं बोलूंगा L/2 फ्रॉम A, है ना, या B, दोनों से बराबर ही होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंटर ऑफ
ग्रेविटी कहाँ होगा, तो ऐसे रखा हुआ तो ये भी बोलेंगे कि Ly2 फ्रॉम ए। यहाँ दोनों सेम ही लग रहा है भी, यहीं से इसका mg एक्ट होगा, हम ऐसा मान सकते हैं। ओके, तो क्या सर दोनों बिल्कुल सेम है या कुछ फर्क है इसमें? तो आंसर है कि नहीं, फर्क तो है। सेंटर ऑफ मास आपको बताया गया है, उसके लिए फार्मूले भी बताए गए हैं कि m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। n पार्टिकल हो तो n टाइम्स तक जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसे समझते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क आ जाता है। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि जब मैं इसे ऐसे रखूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसकी आपको मैं हाइट बता दूं तो सेंटर ऑफ मास आप बता देंगे, ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो सर सेंटर ऑफ मास यही होगा, दिस इज सेंटर ऑफ मास। बट मैं बात कर रहा हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, तो जहां पे इसका वेट एक्ट होता है। अब अगर आप तरीके से पढ़ेंगे, आप नेक्स्ट वाले जस्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, कि जो g है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू हाइट। अकॉर्डिंग टू हाइट वैरी करता है, मीन्स यहां g की वैल्यू कुछ और होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे g की वैल्यू कम होती जाती है। अभी आप सिर्फ मान लीजिए कि ऐसा होता है। ये कैसे होता है इसका डिटेल हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपको सिखाएंगे। मीन्स इस पॉइंट, ये जो पूरे ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो नीचे वाले पोर्शन के बारे में अगर जो देखें तो इसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जी की वैल्यू होगी, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये कम होता जाता है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बिल्कुल Ly2 पे, अगर इसकी हाइट मैं बोलता हूं कि h है, यहां से सेंटर ऑफ मास कितना हो गया h/2 पे, अगर इसकी हाइट मैं लिखता हूं h, समझने के लिए, अगर इसकी हाइट h है तो सेंटर ऑफ मास h/2 पे होगा, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा पहले हो जाएगा, क्योंकि इधर यहाँ पे जो g की वैल्यू नीचे वाले पोर्शन में ज्यादा है, ऊपर में कम है, इधर शिफ्ट कर जाएगा तो ये हो जाएगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी नीचे है। हाँ, बट जब ऑब्जेक्ट काफी स्मॉल होता है तो जी में उतने ज्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं कि एक सोचो कि 10 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ और यहाँ का जी में क्या वेरिएशन होगा, तो हम निगलेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं सब सेम ही है। तो उस सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाती है, ठीक है। बट रियली में वेरी तो कर रहा है, और ऐसे फाइंड करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस केस में थोड़ा नीचे ही रह जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे इस चीज को। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा सर जी कैसे वेरी करेगा, तो अभी गुस्सा नहीं हो, ये तो हम सीखेंगे, और ये रियलिटी है कि जी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू हाइट, और भी चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो अभी उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमने ये सीखा कि जिस पॉइंट से ग्रेविटी एक्ट करती है, जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि टोटल इसका वेट एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले बताए हैं, है ना। टीनी ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम चल जाता है काम, दोनों सेम ही होगा, ऐसे रखा हुआ तो दोनों सेम है, बट इसको मैंने ऐसे रख दिए तो थ्योरेटिकली ये वेरिएशन तो है ही, ठीक है। ओके, अब एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, रोलिंग में कुछ चीजें मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ, तो आइए इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको रफ कर देते हैं। आपको रोलिंग सिखाया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए,
मैं बात कर लूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, रोटेट कर रहा है। इसके कुछ पॉइंट मार्क करते हैं। ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ये कुछ पॉइंट मार्क किए और ये रोटेट कर रहा है अपने सेंटर के अबाउट। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी कुछ ऐसी होगी, भी ए। इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली ऐसे होगी, वी सी। इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, वी बी। एंड इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, वी डी। मीन्स हर एक पॉइंट की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो अलग अलग है। वेलोसिटी आप जानते हैं, इट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हो सकता है कि कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहे हो, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड हो, बट मैं हर एक पॉइंट की मैं लिनियर वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ की वेलोसिटी अलग है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है। तो भी ए भी बी के बराबर नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन तो देखो दोनों का अपोजिट आ रहा है। कोई और भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं, उसमें ऐसे होगा टेंजेंशियली। चलो मैं मार्क कर देता हूँ। मैं इस पॉइंट के बारे में आपसे पूछता तो सर इसमें क्या करना है, ये भी बता देंगे। सर ऐसे होगा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। इस पॉइंट के बारे में सर ऐसे होगा, यहाँ टेंजेंट, हाँ होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के बारे में सोचा जाए। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो तो उसके जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैं वो अलग अलग होंगे। ओके, अब मैं बात करता हूं कि जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो, आपको पता हो गया कि रोलिंग में क्या होता है, रोटेशन तो हो ही रहा है, साथ में ट्रांसलेशन भी होता है। तो आइए मैं उस पर आपको ले चलता हूं। रोलिंग, ठीक है, क्या क्या हो रहा है इसमें, रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। ठीक है। तो सोचो मैं एक व्हील ले लिया, ये व्हील है। अब व्हील में दिख रहा है आपको, मैं भी देख लेता हूँ, हाँ। व्हील में मैंने कुछ पॉइंट मार्क करता हूँ, लाइक दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इसका रेडियस कुछ आ रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, जो सेंस है ना वो ऐसे रोटेट कर, साथ साथ ये आगे की तरफ भी मूव कर रही है। इसका सेंटर ऑफ मास, व्हील क्या करता है, एक ही जगह रहता नहीं, वो आगे भी चलता है। हाँ, अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि यहां इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, थोड़ा सा ध्यान से मुझे बताना। हमने पढ़े थे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां से ये r डिस्टेंस पे है, तो इसका सेंस तो ऐसा होगा, वो अगर जो मैं v लिखता हूं, v a इज इक्वल टू v बाय मैग्नीट्यूड, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, लाइक दिस, v b इज इक्वल टू v, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास भी से जा रहा है और इस पॉइंट की, तो देखो ये दो चीज कर रहा है ना, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो ड्यू टू ट्रांसलेशन मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो भी से आगे जा रहा है,
और ड्यू टू रोटेशन ये भी से पीछे जा रहा है। तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, है या ना? और इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो v और प्लस में v 2v। जब ये क्या कर रहा होगा? रोल कर रहा होगा। समझ आ रही मेरी बात को? कैसे? बहुत ही आसान है। इसका सेंटर v से आगे गया, हाँ या ना? और ये अपने सेंटर के अबाउट आगे बढ़ा, तो अपने सेंटर के अबाउट जो आगे बढ़ रहा है, है ना, इसके अपने सेंटर के अबाउट जो आगे बढ़ रहा है, जो रोटेट कर रहा है, तो ड्यू टू रोटेशन जो लिनियर स्पीड होगी वो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो आर ओमेगा वो भी v के बराबर है और ये भी v के बराबर है, तो टोटल हो गया 2v। और यहाँ देखो हुआ क्या, ये सोचने वाली बात ये है कि जब ये रोल करेगा ना, तो ड्यू टू रोलिंग ये तो आगे जाएगा, बट इसके पॉइंट के बारे में सोचिए, ये पीछे आएंगे। और जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है इसका सेंटर, और अब से मैग्नीट्यूड से पीछे आ रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग रोलिंग, यानी कि रोटेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। एक और चीज मैं आपको सिखाई देता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है और मैं बोलूं कि सिर्फ इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, ऐसे ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, इसका ट्रांसलेशनल मोशन सिर्फ हो रहा है, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। इसका मीनिंग है कि जो इसकी वेलोसिटी है वही इसकी वेलोसिटी होगी और वही इसकी वेलोसिटी होगी, सब सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। तब हम क्या बोलेंगे? यहाँ क्या हो रहा है? इसका ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। बट जब ये रोटेट करेगा तो जो यहाँ वाले पार्टिकल हैं उनकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो पीछे की तरफ होगी। सेंस मैंने आपको यहाँ सिखाया था। कितना होगा? अगर मैं बोलूं कि ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो कि इसकी अगर जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इसके अबाउट कैसे निकालेंगे? r है रेडियस और ओमेगा है एंगुलर स्पीड, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, इंस्टेंटेनियस से पीछे आएगा। जब इसका जो लिनियर स्पीड है, मैंने बोला v से आगे जा रहा था, तो ये जो v इक्वल टू आर ओमेगा से पीछे आ रहा है, ये v पॉइंट, और ये पूरा आगे जा रहा है। तो b के बारे में सोचो ना कि b पे एक वेलोसिटी पीछे की तरफ भी, एक है आगे की तरफ भी, तो नेट कितना? 0। तो ये इंस्टेंटेनियसली मोमेंटरली रेस्ट में होता है और ये दुगनी वेलोसिटी से जाता है। यहाँ के लिए तो फिर निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस नीचे की तरफ, एक आगे जा रहा है ना, एक आगे जाएगा, एक नीचे की तरफ होगा। ये पूरे जाएंगे तो ये भी तो आगे जाएगा, इसमें क्या डाउट है? ये पूरे जब जाएंगे, रोल करता हुआ जाएगा, इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ये भी तो आगे जाएगा। आगे कितना से जाएगा? जितना से ये जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? जितना से है इसका सेंटर आगे जाएगा उतना से भी जाएगा। और ड्यू टू रोटेशन इसमें कॉल आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये दुगनी से आगे जाएंगी, ये मोमेंटली रेस्ट में होगा। किसी और के बात किया जाता तो हम वेक्टोरियल निकाल लेंगे। यहाँ के लिए तो नीचे हो गया और ऐसे जाएगा, इसका नेट ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखें कि जब रोल करेगा तो डिफरेंट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। ए की अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी, डी की अलग होगी। जो यहां से क्लियर हो रहा है? ठीक है, ट्रांसलेशन में यानी कि सारे जो पार्टिकल हैं सबकी सेम वेलोसिटी। रोटेशन में हर एक जो पार्टिकल होंगे उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो सेम नहीं होगी, सेम नहीं है। अब वो डिपेंड करेगा किस पॉइंट के बारे में आप सोच रहे हैं। अगर जो कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है रोल कर रहा है तो जो ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा मोमेंटरली वो रेस्ट में होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी 0 होगी। जो टॉप पे है उसको 2v होगा। ठीक है,
ओके, तो पर फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। इस पॉइंट पे कभी ऑब्जेक्टिव आते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ की जो नेट होगी मैं लिख दूँ भी ए, ये 2v के बराबर होगा अगर ये v से आगे जा रहा था तो, और यहाँ जो vb हो जाएगा नेट, ना, क्योंकि v से पीछे भी तो आ रहा था। मैं पूरे बढ़िया से लिखता हूँ इसे। तो जो vb हो जाएगा अब फाइनली हो जाएगा 0। दिख रहा है या नहीं? हाँ दिख रहा है। यहाँ लिख देता हूँ इसे। कैसे 0 हो गया मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि 0 कैसे हो गया। ब्लैक से लिख देता हूँ, ठीक है। तो बस इतना था आज के टॉपिक में।